हेलो नमस्कार, मैं आर के सिंह, आपका फिजिक्स का टीचर। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स पर। फ्लूइड मैकेनिक्स यानी द्रव यांत्रिकी। तो टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसे हम द्रव मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी इसकी बात करने वाले हैं। तो मैकेनिक्स क्या है, यांत्रिकी क्या है, ये आप जानते हो। बात कर लेते हैं द्रव पर यानी फ्लूइड पर। तो ये फ्लूइड्स क्या है, द्रव क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि मैटर्स जो है 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड मतलब तरल और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस ये हमारे मैटर के 3 स्टेट हैं। अब इन्हीं में जो आसानी से फ्लो कर सकता है, इजीली बह सकता है, उसी को हम बोलते हैं द्रव। तो एक लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि मैटर्स विच कैन easily flow मतलब वो पदार्थ जो आसानी से बह सके, उसी को हम बोलते हैं द्रव। ठीक। तो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पदार्थों को अगर हम कैटेगराइज करें तो पदार्थ हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉलिड यानी कि ठोस, और दूसरा होता है लिक्विड यानी तरल, और तीसरा होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 प्रकार के जो है हमारे पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये पदार्थों की अवस्था है। ठीक, मैटर्स की स्टेट है। ऐसा देखा गया कि सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, यानी कि अंतर परमाणविक बल, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और सबसे कम जो है गैस में होता है। इनफैक्ट आइडियल गैस में, है ना, आइडियल गैस में ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम इग्नोर भी कर लेते हैं। इतना स्मॉल होता है कि मान के चलते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी जो है फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक। तो इंटर मॉलिक्यूलर की फोर्स की बात करें, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और ये नेचर में अट्रैक्टिव होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये जो हमारे फोर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, सॉलिड में होते हैं, ऑर्डर में लिख रहा हूं। उसके बाद लिक्विड में पाया जाता है, और उसके बाद गैस में पाया गया। इनफैक्ट गैस में जो है न के बराबर होता है, जिसे हम मान लेते हैं कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते ही नहीं है। आइडियल गैस की बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, और इतना स्ट्रांग होता है सॉलिड में, जिसकी वजह से जो है सॉलिड फ्लो नहीं कर पाते हैं। लिक्विड में होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो हमारा फ्लो करने लगता है। और गैसेज में जो है बिल्कुल भी नहीं होता है, सबसे कम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इन तीनों जो है स्टेट में सबसे इजीली जो है फ्लो करने वाला स्टेट कौन सा होगा, गैस का। तो हम ये बोलेंगे कि जो गैस होता है वो सबसे बढ़िया जो है फ्लूइड होता है, द्रव होता है। ठीक है ना। लिक्विड भी फ्लूइड की कैटेगरी में आता है, गैस भी फ्लूइड की कैटेगरी में आता है। सॉलिड जो है फ्लूइड की कैटेगरी में नहीं आता है। सॉलिड को हम कभी भी फ्लूइड या द्रव नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्लो नहीं करता है। सॉलिड को जहां रखोगे वहीं पे पड़ा रहेगा, ये बहेगा नहीं।
लेकिन लिक्विड को या गैस को अगर कहीं पर आप जो है छोड़ देंगे, फ्रीली आप छोड़ दो, किसी सतह के ऊपर लिक्विड गिरा दो, तो वो लिक्विड फैल जाएगा, फ्लो करने लगेगा। गैस अगर आप कहीं पर छोड़ दोगे तो वो पूरे एटमॉस्फेयर में जो है गैस फैल जाएगी। तो लिक्विड और गैस जो है ये दोनों जो है फ्लूइड कहलाते हैं, इन्हीं को हम फ्लूइड बोलेंगे। सॉलिड जो है फ्लूइड नहीं है। कोई आपसे पूछे कि सॉलिड फ्लूइड क्यों नहीं है, तो आप बोल दीजिएगा कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लो नहीं कर सकता है। बट लिक्विड और गैस में ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है काफी स्मॉल होने की वजह से ये फ्लो कर जाते हैं। ठीक, अगर इन दोनों में पूछा जाए कि बढ़िया फ्लूइड कौन है, तो हम बोलेंगे कि गैस आर द बेस्ट फ्लूइड। तो ये सबसे बढ़िया द्रव है, तो बेस्ट फ्लूइड के कैटेगरी में जो है वो हमारा गैस आएगा। यहां जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम गैस की स्टडी नहीं करेंगे। गैस की स्टडी बेसिकली हम लोग थर्मोडायनामिक्स वगैरह के टॉपिक में करते हैं। यहां पर जो है हम लिक्विड एज ए फ्लूइड की बात करेंगे। ठीक, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम यहां पर लिक्विड को जो है एज ए फ्लूइड मान के चलेंगे। तो लिक्विड एज ए फ्लूइड, ठीक, इसी की स्टडी करनी है, यानी लिक्विड की स्टडी करनी है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, फ्लूइड्स होते क्या हैं, यानी द्रव क्या होते हैं। ये पदार्थ वो वाले होते हैं जो आसानी से फ्लो कर सकते हैं। अब अगर हम पदार्थ की बात करें, तो पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है: ठोस, तरल और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों में जो है फ्लो करने वाला जो है लिक्विड और गैस है, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। इसीलिए हम फ्लूइड की जब बात करेंगे तो लिक्विड और गैस की बात करेंगे। क्यों ये दोनों फ्लो करते हैं और ठोस जो है फ्लो नहीं करता है, उसकी वजह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जो कि नेचर में अट्रैक्टिव होता है। सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सॉलिड में पाया जाता है, इसीलिए ये फ्लो नहीं करता। लेकिन लिक्विड और गैस में जो है इस सॉलिड से काफी कम होता है, सबसे कम गैस में होता है। तो सबसे अच्छा फ्लूइड जो होगा वो गैस होगा, क्योंकि वो इजीली फ्लो कर जाएगा। लिक्विड भी फ्लो करता है, क्योंकि इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज काफी वीक होते हैं, जिसकी वजह से ये लिक्विड फ्लो करने लगेगा। हमारे इस टॉपिक में जो हमें बात करनी है वो गैस की बात नहीं करनी है, बात करनी है लिक्विड की। तो हमें लिक्विड एज ए फ्लूइड लेकर के डिस्कशन आगे बढ़ाना है। ठीक, अब हम दो कैटेगरी में लिक्विड को डिवाइड भी करते हैं। एक आदर्श द्रव जिसे बोलेंगे आइडियल फ्लूइड या आइडियल लिक्विड, और दूसरा नॉन आइडियल। ठीक, तो ये आइडियल फ्लूइड क्या है उसकी बात कर लेते हैं। आइडियल फ्लूइड या आइडियल लिक्विड, फ्लूइड को हम लोग लिक्विड ले रहे हैं, तो आइडियल लिक्विड की बात कर रहे हैं। आदर्श द्रव या तरल। ठीक, आदर्श द्रव, एक आइडियल लिक्विड की बात कर रहे हैं। एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा तरल जो ना तो कंप्रेस्ड किया जा सके, मतलब जिसको हम ना तो दबा सकें, और जिसमें ना ही कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगे, जिसे हम आगे चल करके बोलेंगे विस्कस फोर्स, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे इनकम्प्रेसेबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड को ही हम बोलते हैं आइडियल लिक्विड। इनकम्प्रेसेबल का मतलब असंपीड्ड। असंपीड्ड क्या मतलब होता है? जिसको दबाया ना जा सके। असंपीड्ड मतलब जिसको दबाया न जा सके, जिसको दबाया न जा सके।
ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं असम्पीड, इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं इनकम्प्रेसेबल। और नॉन विस्कस का मतलब होता है अस्यान, इसको हम बोलते हैं अस्यान। अस्यान का मतलब होता है जिसमें कोई घर्षण बल ना लगे। जब हमारा लिक्विड फ्लो करता है तो उस फ्लो के दौरान लिक्विड के बीच में एक प्रकार का घर्षण बल लगने लगता है जिसे हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर यही घर्षण बल ना लगे तो हम ऐसे द्रव को नॉन विस्कस लिक्विड बोलेंगे, ठीक, या हिंदी में उसको बोलते हैं अस्यान द्रव, ठीक। तो जिसमें घर्षण बल ना लगे, फ्रिक्शनल फोर्स जिसको बोलते हो, तो जिस द्रव में घर्षण बल काम नहीं करता है उसे अस्यान द्रव बोलेंगे, ठीक। ऐसे लिक्विड को नॉन विस्कस और असम्पीड्ड हो, नॉन कंप्रेसेबल हो, इनकंप्रेसेबल हो, ऐसे ही लिक्विड को हम बोलते हैं आदर्श द्रव। बट ध्यान रहे, वास्तव में ऐसा कोई द्रव है नहीं, ये एक आइडियल केस में हम बोलते हैं, बट रियलिटी में जो है ऐसा कोई द्रव है ही नहीं, ठीक है ना। कोई भी द्रव होगा थोड़ा बहुत जो है वो कंप्रेस्ड हो ही सकता है, उसको दबाया, थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है, ठीक। और उसमें विस्कोसिटी भी होती है, यानी कि घर्षण बल भी लगता है। लेकिन आइडियल केस में हम ये सब मान के चलेंगे कि अगर है तो फिर वो एक आदर्श द्रव की कैटेगरी का द्रव कहलाएगा, ठीक। चलिए कुछ बेसिक चीजें पहले इसमें हम लोग समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं उसे हम बोलते हैं घनत्व। घनत्व इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेंसिटी, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। ये नोटेशन है, बचपन में हम लोगों ने ये सूत्र पढ़ा होगा, ठीक। तो इसको डिफाइन किया गया है, मास ऑफ सब्सटेंस, यानी जिसका भी हमें घनत्व पता करना है, उस पदार्थ का पूरा द्रव्यमान कितना है वो द्रव्यमान आप लिखिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइड बाय द मास, ऑक्यूपाइड बाय मास। इसका मतलब क्या है वो आप समझें, इसे घनत्व बोलते हैं। m बाई v से हम डिनोट करेंगे। m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वॉल्यूम। यहां पर मैंने जो लिखा है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइड बाय मास, का मतलब क्या है वो समझें। मान लीजिए कि कोई ये एक बॉडी है, ठीक है ना। किसी भी सब्सटेंस के लिए ये फार्मूला चलेगा, वो सब्सटेंस हमारा चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ठीक। तो हर एक के लिए जो है हम लोग ये रिजल्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो मान लिया कि ये एक सॉलिड बॉडी है जिसमें एक कैविटी है। कैविटी का मतलब एक खाली जगह है, मतलब इसके अंदर से कुछ पार्ट निकाल करके बाहर कर दिया है, और हमारे इस कैविटी का वॉल्यूम जो है Vc है, और बॉडी के बाहरी सरफेस का पूरा वॉल्यूम जो है वो V है। तो V इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ये बॉडी जो है पूरा बाहर से कितना आयतन घेरा हुआ है, ये वो वाला आयतन है। और ये जो Vc है ये हमारे कैविटी का वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम ऑफ कैविटी, खाली जगह का वॉल्यूम है ये। और इसका टोटल मास जो है वो m अगर मान लिया तो वो मास केवल इसके साइडेड रीजन के अंदर ही है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर खाली जगह है, ये खाली है, कुछ भी नहीं है, यहां पर कोई भी द्रव्यमान नहीं है, खाली है, इसी को कैविटी का नाम दिया गया। जो भी द्रव्यमान है वो द्रव्यमान इस साइडेड रीजन के अंदर भरा हुआ है। तो अब हम अगर इस सूत्र पर आए तो इसका अगर घनत्व तो हमें लिखना है
तो इसके घनत्व में जो है हम लोग इसका जो टोटल द्रव्यमान है वो रखिएगा, तो ये m लिया है हमने, डिवाइडेड बाई नीचे देखिए जो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइड बाय द मास, का मतलब सिर्फ वो वाला आयतन लेना है जितने आयतन में द्रव्यमान भरा हुआ है, ठीक है ना। तो पहली बात तो बताइए कि ये जो द्रव्यमान m है क्या वो v के आयतन में भरा है क्या? नहीं। क्या वो Vc के आयतन में भरा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो केवल इस सैडेड रीजन का जो आयतन है, इतने ही आयतन में जो है ये पूरा का पूरा द्रव्यमान रखा गया है। तो हमें इसी सैडेड रीजन का द्रव्यमान लेना है। अब ये कैसे निकलेगा? बाहर से देखिए पूरा सतह का आयतन V है और उसमें से इस कैविटी वाले आयतन को हटा दीजिए, तो जो ये साइडेड वाला रीजन बचेगा उसी का आयतन आ जाएगा। तो यहां पर V की जगह पर V माइनस VC रखिएगा। बस यही आपको ध्यान में रखना है। यही जो है किसी भी सब्सटेंस की जो है डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा। और SI सिस्टम में जो इसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऊपर मास है तो किलोग्राम और नीचे आयतन है तो आयतन का मीटर क्यूब होता है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया घनत्व की परिभाषा, ठीक। तो द्रव के लिए भी यही इस्तेमाल करेंगे, सॉलिड के लिए भी यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जो है गैस वगैरह की बात करेंगे तो वहां पर भी ये एक जनरल जो है सूत्र हो गया डेंसिटी को लिखने का। ऐसे ही हम लोग जो है डिफाइन करते हैं डेंसिटी ऑफ या मिक्सचर की, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण में दो या दो से ज्यादा जो है चीजें मिला करके एक नई चीज बनाई जाएंगी, ठीक। जैसे दो अलग अलग लिक्विड ले लें हम और वो मिक्स होने वाले लिक्विड हों, ऐसे लिक्विड को हम होमोजीनियस लिक्विड बोलते हैं, समांगी द्रव बोलते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि समांगी द्रव क्या होते हैं, होमोजीनियस लिक्विड क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कि वो द्रव जो मिक्स हो जाए, मिल जाने के बाद पता न चले कि कौन क्या था। जैसे कि पानी में दूध मिला दो आप, तो पानी और दूध जो है मिल करके जो है एक मिक्सचर बना लेंगे, ठीक है। तो ये समांगी द्रव कहलाएंगे। और एक होता है नॉन होमोजीनियस, मतलब कि जो मिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि वाटर और ऑयल ले लें, ठीक है ना। ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, लेकिन जब इनको आप मिलाओगे तो ये मिक्स नहीं हो पाते हैं, अलग अलग पड़े रहेंगे, ठीक। पानी अलग रहेगा और ऑयल यानी तेल जो है वो अलग रहेगा, ये मिक्स नहीं हो पाएंगे। इनको नॉन होमोजीनियस लिक्विड बोलेंगे। बहुत छोटी सी बात है, ये आप सब जानते हो, ठीक है ना, तो उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो होमोजीनियस लिक्विड का मतलब जो मिक्स हो जाए और नॉन होमोजीनियस लिक्विड का मतलब जो मिक्स ना हो पाए। तो जब हम दो या दो से ज्यादा होमोजीनियस लिक्विड को मिला देंगे तो वो मिक्स होकर के एक नया लिक्विड बना लेगा, तो उसी नए लिक्विड को हम बोलेंगे मिक्सचर या मिश्रण बोलेंगे। तो उसका जो है घनत्व तो क्या होगा, उसको कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए भी सूत्र वही है। तो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ मिक्सचर, यानी मिश्रण का द्रव्यमान बटे वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, ठीक। जितना मास बना मिक्सचर का वो मास निकालिए और जितना वॉल्यूम बना मिक्सचर का वो वॉल्यूम आयतन निकालिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेटिव डेंसिटी को। एक नया टर्म हमारे सामने आ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी। हिंदी में इसको हम बोलते हैं सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व। तो नाम से ही क्लियर है कि ये जो हमारा घनत्व है वो किसी के सापेक्ष में लिया जाता है। किसी एक वस्तु का घनत्व दूसरे वस्तु के सापेक्ष, ठीक। तो इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं ρ12, ठीक है। जो आगे लिखा है उसका घनत्व लिया जाएगा और जो पहले लिखा गया है उसके सापेक्ष। तो इसे हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ, ये नोटेशन है,
डेंसिटी ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब ध्यान रखिएगा, जो आगे लिखा जाएगा उसका और जो पहले लिखा गया है उसके सापेक्ष। तो आगे वाला 2 है तो हम बोलेंगे ये डेंसिटी ऑफ 2 सेकेंड सब्सटेंस, और जो पहले है उसके सापेक्ष यानी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका फार्मूला होता है 1 रो 2 का, दिस इज रो 2 अपॉन रो 1। रो 2 अपॉन रो 1 का मतलब डेंसिटी ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ फर्स्ट। कुल मिलाकर के आपको यह याद रखना है कि जब भी रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो जिसके सापेक्ष जो है आपको घनत्व लिखना है उसी की डेंसिटी से घनत्व से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि आपकी डेंसिटी मेरे सापेक्ष कितनी है तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए आपकी डेंसिटी में अपनी डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो आपकी डेंसिटी कहलाएगी मेरे सापेक्ष। बिल्कुल वैसे ही सेकंड वाले सब्सटेंस की डेंसिटी हमें चाहिए फर्स्ट वाले के सापेक्ष, तो सेकंड वाले में पहले वाले की डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, चूंकि ये दो डेंसिटी का रेशियो है, ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, तो इसकी कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, तो नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसका कोई भी विमा और मात्रक नहीं होगा, तो कोई भी डायमेंशन और यूनिट नहीं होगी, ना तो कोई विमा होगा और ना ही कोई यूनिट होगी। बढ़िया, चलिए एक और टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, शॉर्ट में इसको एसजी बोलेंगे, हिंदी में इसको हम बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी, शॉर्ट में इसको एसजी बोलते हैं। तो ये भी जो है एक प्रकार की रिलेटिव डेंसिटी ही होती है, तो इट इज आल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये एक खास प्रकार की रिलेटिव डेंसिटी ही होती है, ठीक है ना। इसकी भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है। जितनी भी रिलेटिव डेंसिटी होंगी उनका कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, तो ये स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है ये भी एक प्रकार की रिलेटिव डेंसिटी ही होती है, लेकिन खास प्रकार की रिलेटिव डेंसिटी होती है, इसीलिए मैंने लिखा है कि इट इज आल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, खास प्रकार का जो है सापेक्ष घनत्व होता है। ये क्या खासियत है उसको समझिए। अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के सापेक्ष लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी पदार्थ की डेंसिटी घनत्व हम पानी के सापेक्ष लें एट द 4 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसी रिलेटिव डेंसिटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहां इसकी परिभाषा में हम लिख देंगे कि इट इज द density of substance with respect to water, यानी पानी के सापेक्ष at 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रहे पानी के सापेक्ष लेना है, और वो भी पानी किस टेम्परेचर पर होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अगर हम पानी लें तो उस पानी का जो घनत्व होगा उसके सापेक्ष जो है वस्तु के घनत्व को हम बोलते हैं वस्तु का स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये इसकी परिभाषा है। तो इस परिभाषा से अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी एसजी ऑफ ए सब्सटेंस, वो सब्सटेंस कोई भी हो जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लिख रहे हो, दिस इज इक्वल टू
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई, जिसके सापेक्ष हमें लेना है उसी की डेंसिटी से डिवाइड करना है। और यहां मैंने लिखा है किसके सापेक्ष हम लोग ले रहे हैं, वाटर के सापेक्ष एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है ये हमें पता है, और याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये और भी कई जगहों पर इस्तेमाल में आ सकता है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं अलग से, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, वो यहां लिख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक फैक्ट है, लोगों ने पता किया है इसको। अधिकतम होता है, और कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे याद रखिएगा। इसे एसआई में अगर कन्वर्ट करना हो तो ये ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोनों चीजें एक ही हैं, ये ग्राम पर सीसी यानी सीजीएस सिस्टम में, और ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी एसआई सिस्टम में। ये पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और ये अधिकतम होता है। टेम्परेचर अगर आप बदलोगे तो पानी का घनत्व भी बदलने लगता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये अधिकतम घनत्व है पानी का। तो इसी घनत्व के सापेक्ष जो है ये चीज लिया गया। तो अब अगर हम यहां रख दें तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमने यहां लिख लिया 1 ग्राम पर सीसी या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप दोनों में से कुछ भी रख दो। तो चलिए मैंने 1 लिख लिया, 1 ग्राम पर सीसी। बट ध्यान रखिएगा कि ये जो रिलेटिव डेंसिटी है वो यूनिट और डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो जिस यूनिट में नीचे है उसी यूनिट में ये ऊपर भी होना चाहिए। अगर नीचे हमने ग्राम पर सीसी लिया है तो ऊपर जो सब्सटेंस की डेंसिटी लेनी है वो भी ग्राम पर सीसी में लेना पड़ेगा। और नीचे अगर हम किलोग्राम वाला लेंगे यानी कि 1000 वाला यूज करेंगे, तो नीचे अगर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेंगे तो ये ऊपर वाला भी जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ही लेना पड़ेगा। तो जिस यूनिट में ये होगा उसी यूनिट में ये नीचे वाला होगा। तो जैसा नीचे वाला वैसा ही ऊपर वाला, ठीक है ना। तो उसी सेम यूनिट में लेकर के ये रेशियो फाइंड करिएगा, तो जो भी आएगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सवाल है एक, इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 4। ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है। तो हमने दे दिया कि एक सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 के बराबर है। देन फाइंड डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी होगी, उस पदार्थ की घनत्व क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला है हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें पता है 1 ग्राम पर सीसी होता है या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो रख दीजिए। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी सवाल में दिया है, कितना दिया है, 4 के बराबर। तो इस नीचे वाले को उधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो डेंसिटी ऑफ
सब्सटेंस आ जाएगा। तो जब इसको यहां ले जाकर के मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 1 ग्राम पर सीसी, यानी ये वैल्यू 4 ग्राम पर सीसी के बराबर। इसी को आप चाहो तो 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हो। ठीक, तो क्या क्या गया आप इसको याद रखिए। सवाल में अगर केवल आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया हो तो उसी में, जैसे हमने 4 था तो उसी में जो है हम ग्राम पर सीसी लगा दें या फिर 1000 मल्टीप्लाई करके किलोग्राम पर मीटर क्यूब लगा दें, तो उसी पदार्थ की जो है वो डेंसिटी आ जाती है। ठीक है ना। तो ये एक सवाल बन गया यहां से। छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो इस टॉपिक में जो है हमें जाननी है। ठीक है ना। और जैसे एक मिक्सचर का केस मैं आपको कराऊं, सवाल देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि इफ M1 एंड M2 mass of two homogeneous liquid, होमोजीनियस लिक्विड का मतलब समांगी द्रव, तो टू होमोजीनियस लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। इसका मतलब यह है कि ρ1 वाले द्रव में से M1 का मास निकाला और ρ2 वाले द्रव में से M2 का मास निकाला, और मिक्स, इनको मिक्स कर दिया। देन फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्स कर दिया, होमोजेनियस है तो मिक्स हो गया होगा, तो जो मिक्सचर बना उसका घनत्व हमें बताना है। फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। पहले एक बार सवाल सभी लोग समझें क्या निकालना है और क्या दिया गया। तो भैया निकालना है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, बढ़िया बात समझ में आ रही है कि हमें जो है मिश्रण का जो है घनत्व निकालना है, और इसे निकालने के लिए हमारे पास सूत्र भी पता है। सर ने बताया था, सूत्र हमें याद हो गया। ठीक है ना, उसी सूत्र से हम निकालेंगे। अब हम ये पता कर लें कि हमें इस सवाल में और क्या क्या जानकारी दी गई है। तो हमें जानकारी दिया गया है कि हमारे पास दो लिक्विड है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो दो लिक्विड हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। दो लिक्विड हैं जिनका घनत्व तो ρ1 और ρ2 था। ठीक, और बोला गया है कि ρ1 वाले में से M1 का मास निकाल लिया, तो चलिए हमने इसमें से M1 का मास निकाल लिया। ρ2 वाले में से M2 का मास निकाल लिया, ये निकाल लिया M2 का मास, और किसी कंटेनर में हमने इनको मिला दिया। मान लो ये कंटेनर है, इस लिक्विड में से M1 का और इस लिक्विड में से M2 का द्रव्यमान निकाल करके हमने मिला दिया। मिला दिया मतलब ऐड कर लिया कंटेनर में, और ये मिक्सचर बन गया। अब हमारे इस मिक्सचर का कुल द्रव्यमान कितना आ गया? M1 प्लस M2। और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो है निकालने का हमारे पास सूत्र है। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बराबर टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। ये सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र हमको पढ़ाया गया, हमें याद था, तो लगा देते हैं। तो चलिए डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अब लिखना है, तो मास ऑफ द मिक्सचर। मास ऑफ द मिक्सचर तो हमें दिख रहा है, सवाल में ही दे दिया है। कंटेनर में कुल कितना मास इकट्ठा हो गया? M1 प्लस M2। तो मास ऑफ मिक्सचर लिखेंगे M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, यानी कि इस कंटेनर में जो हमारा ये मास इकट्ठा हुआ वो कितना वॉल्यूम बना रहा है, वो निकालने के लिए आप अपने बेसिक सूत्र पे जाइए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो इस वाले लिक्विड में से कितना द्रव्यमान, कितना आयतन निकाला, V1 मान लिया, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो बताइए इसमें से कितना द्रव्यमान निकाला गया था? M1 का।
तो M1 और इसका घनत्व कितना है ρ1, तो M1 अपॉन ρ1 का आयतन निकाला होगा। ऐसे इसमें से जो है कितना जो है हमने आयतन निकाला होगा V2 मान लिया, तो द्रव्यमान बटे घनत्व करना है, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व का सूत्र है, तो उसी को लगा रहे हैं। द्रव्यमान M2 का निकाला था और घनत्व जो है ρ2 का है, तो ρ2 में से M2 का द्रव्यमान निकाला तो आयतन कितना निकल करके आया होगा M2 अपॉन ρ2। दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारे इस पूरे मिश्रण का जो है कुल आयतन आ जाएगा। तो कुल आयतन जो आया V1 प्लस V2 यानी कि M1 अपॉन ρ1 प्लस M2 अपॉन ρ2 आ गया। यही आंसर है हमारे इस सवाल का, यही आंसर है। अब इसमें एक स्पेशल केस जो है हमें दिख रहा है। अगर हम दोनों मास बराबर ले लें, जितना मास ρ1 वाले से निकाला उतना ही मास ρ2 वाले से निकाला, है ना। मान लो 2 किलोग्राम का हमने ρ1 से लिया और 2 किलोग्राम का जो है हमने ρ2 से लिया। दोनों लिक्विड अलग अलग हैं, उनका घनत्व अलग अलग है, ये ρ1 का है, ये ρ2 का है ना। तो एक से हमने जो है M1 का निकाला था, दूसरे से M2 का निकाला था। लेकिन मैं अब ये बोल रहा हूं कि अगर दोनों द्रव्यमान बराबर हो जाएं, तो एक स्पेशल केस की बात कर लें, तो इफ M1 इज इक्वल टू M2, तब जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगा वो क्या होगा उसको देखना चाहते हैं। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इसी सूत्र में देखें आप, जो ये आंसर आया है इसी में अगर हम जो है M1 और M2 को बराबर कर दें तो ऊपर कितना बनेगा 2m और नीचे का m कॉमन होकर के ऊपर के एक m से कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो रिजल्ट बना वो रिजल्ट बना 2 अपॉन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्वाइस ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 लिखा जाएगा। और मैथमेटिक्स में जो है आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, इसे हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। तो ये जो आंसर है हरात्मक माध्य है, हरात्मक माध्य। अगर आप मैथ्स पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज बताया गया होगा कि ऐसे रिजल्ट को हम ρ1 और ρ2 का हरात्मक माध्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है ना, ऑफ ρ1 एंड ρ2। दोनों लिक्विड की घनत्व का हरात्मक माध्य हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा तब जब बराबर द्रव्यमान मिक्स किए जाएंगे। तो ये सवाल पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा के लिए भी वैलिड है रिजल्ट, अगर 2 या 2 से ज्यादा जो है अलग अलग लिक्विड के बराबर मासेज मिक्स किए जाएं, ध्यान रहे सबका जो है द्रव्यमान बराबर लिया जाए और फिर मिक्सचर तैयार किया जाए, तो उस मिक्सचर का जो घनत्व होगा उन सभी लिक्विड के घनत्व के हरात्मक माध्य के बराबर होता है, यानी हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। तो दिस इज द कंडीशन, कंडीशन मत भूलिएगा, हमेशा नहीं होगा, जब बराबर द्रव्यमान मिक्स किए जाएंगे तब के लिए ये बात सही है। और अगर द्रव्यमान बराबर नहीं है तो फिर उसके लिए तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये जो रिजल्ट आया था ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक, ऐसे एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं, उसको जो है करते हैं। सवाल है इफ V1 एंड V2 वॉल्यूम ऑफ 2 होमोजेनियस लिक्विड समांगी द्रव है। ये होमोजेनियस मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि होमोजेनियस लिक्विड होगा, समांगी द्रव होगा, तभी तो मिक्सचर बनेगा। नॉन होमोजेनियस होगा तो फिर मिक्सचर नहीं बन पाएगा। तो ये होमोजेनियस लिक्विड है जिसका हमने V1 और V2 आयतन निकाल लिया। तो ऑफ 2 होमोजेनियस लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 मिक्स इन
मिक्स्ड इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में, एक बर्तन में जो है हमने इनको मिलाया। हिंदी वाले लोग इसको समझे थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो समांगी द्रव हैं जिनके घनत्व ρ1 और ρ2 हैं। ρ1 वाले में से V1 का आयतन निकाला और ρ2 वाले से V2 का आयतन निकाला और एक बर्तन में इनको मिला दिया, मिल गया मिक्सचर। तो इसका सॉल्यूशन, तो वही सवाल वही है, फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर बनेगा उसका घनत्व कितना होगा। तो इसको भी निकालने के लिए सूत्र है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को निकालने के लिए सूत्र है, और इसी सूत्र का इस्तेमाल करके इस सवाल को भी किया जाएगा। कोई बहुत बड़ा सवाल कतई नहीं है, ठीक है ना। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले आप देखें क्या क्या दिया गया है। तो आपको दिया गया है कि एक लिक्विड ρ1 की डेंसिटी का था, दूसरा लिक्विड ρ2 की डेंसिटी का था। हमने इसमें से V1 का वॉल्यूम निकाला और इसमें से V2 का आयतन का निकाला। दोनों को हमने कंटेनर में मिला दिया। तो हमारे पूरे मिक्सचर का कुल आयतन कितना मिला, V1 प्लस V2। अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के सूत्र में लगा दीजिए। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये हमारा सूत्र था। तो आप यहां देख रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम तो हमें दिख रहा है V1 प्लस V2, लेकिन टोटल मास अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हमें उसे देखना पड़ेगा। बताइए, ρ1 वाले लिक्विड में से कितना वॉल्यूम निकाला V1 का, तो कितना मास निकला होगा इसमें से। तो हम लोग मास का फार्मूला जानते हैं, डेंसिटी बराबर मास बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इनटू, ठीक है ना, आयतन। तो घनत्व में आयतन मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ गया। तो इसमें से मान लिया m1 का मास निकला, तो ये ρ1 इंटू V1 लिखेंगे, और इसमें से m2 का मास निकला तो ये ρ2 इंटू V2। घनत्व में आयतन मल्टीप्लाई करने से मास प्राप्त होता है। तो अब हमें मास मिल गया। कुल मास कितना हो गया मिक्सचर का, m1 प्लस m2, यानी ρ1 V1 प्लस ρ2 V2। ये आंसर हो गया इस सवाल का, ये आंसर। वही स्पेशल केस यहां पर भी अगर हम निकालें, अगर हम बराबर आयतन मिक्स करें, जितना आयतन हमने ρ1 का निकाला उतना ही आयतन ρ2 वाले का निकाला, तो V1 और V2 बराबर हो जाएगा। तो ऊपर क्या मिलेगा, ρ1 प्लस ρ2, और नीचे क्या आ जाएगा, 2, कैंसिल होकर के 2। तो ये जो हमारा आंसर आया स्पेशल केस में, इफ V1 इज इक्वल टू V2, देन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज कम्स आउट ρ1 प्लस ρ2 बाई 2 आएगा। और मैथमेटिक्स में इसे हम बोलते हैं समांतर माध्य, यानी इस केस में हम इसे बोलेंगे समांतर माध्य, यानी अर्थमेटिक मीन। इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। लेकिन तब जब V1 और V2 क्या होगा, बराबर। तो दो बातें आपने सीखी जो याद रखने वाली बातें हैं। पहली बात तो ये कि अगर बराबर मास जो है मिक्स किए जाएंगे तो मिक्सचर का जो घनत्व होगा वो हरात्मक माध्य के बराबर लिया जाएगा, और अगर बराबर आयतन मिक्स किए जाएंगे तो जो मिक्सचर का घनत्व होगा वो समांतर माध्य के बराबर लिया जाएगा। तो ये अलग से जो है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ऐसे, यदि बराबर द्रव्यमान मिलाए जाएंगे
तब मिश्रण का घनत्व हार्मोनिक मीन के बराबर होगा, यानी हरात्मक माध्य के बराबर होगा। ठीक है, इसे याद रखना है। और यदि बराबर आयतन मिलाए जाएंगे तब विस्तरण का जो घनत्व होगा, मिश्रण का घनत्व समांतर माध्य के बराबर होगा, समांतर माध्य के बराबर होगा। इसे याद रखिएगा। ठीक, जैसे एक सवाल मैं आपको दे दूं, सवाल ये दिया गया है कि एक रो का घनत्व का लिक्विड है, दूसरा ट्वाइस रो के घनत्व का लिक्विड है, और तीसरा 3 रो के घनत्व का लिक्विड है। ठीक, हमने इसमें से V का वॉल्यूम निकाला, इसमें से भी V का वॉल्यूम निकाला, इसमें से भी V का वॉल्यूम निकाला। ये वॉल्यूम है। जितना आयतन हमने इस वाले लिक्विड का लिया, उतना ही आयतन इस वाले लिक्विड का लिया, उतना ही आयतन इस वाले लिक्विड का लिया। अगर हम इनको मिला दें तो जो मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण का जो घनत्व होगा, वो घनत्व सीधे सीधे आप लिख लो। अब बराबर वॉल्यूम के केस में क्या होता है? समांतर माध्य। तो इन तीनों का समांतर माध्य निकाल लो। समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा? सबको जोड़ो और नंबर से डिवाइड कर दो। तो रो प्लस ट्वाइस रो प्लस 3 रो अपॉन 3। तो आंसर कितना बनेगा? 3 2 5 1 6/3, यानी कि ट्वाइस रो। ये इसका आंसर हो गया। यानी जो ये मिश्रण बना ना, उस मिश्रण का जो है, ये मिश्रण बन रहा है, इस मिश्रण का जो है घनत्व ट्वाइस रो के बराबर आ गया। अगर भूल जाओ फार्मूला तो फिर मतलब ये रिजल्ट कि समांतर माध्य होगा कि हरात्मक माध्य होगा, तो हमारा बेसिक फार्मूला तो है ही, है ना, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बराबर टोटल मास ऑफ द मिक्सचर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो ये तो बात हमने की डेंसिटी की। अब मेनली जो है इस टॉपिक में हमें जो समझना है वो प्रेशर वगैरह के बारे में समझना है। ठीक, तो आइए प्रेशर क्या होता है इसको जो है समझते हैं। प्रेशर, इसे हम P से डिनोट करेंगे। हिंदी में इसको हम दाब बोलते हैं। ठीक, पहली बात तो ये समझें कि ये कैसी क्वांटिटी है। तो ये ना तो वेक्टर है और ना ही स्केलर है। ये जो है एक टेंसर क्वांटिटी होती है। ये ना तो वेक्टर में रखा गया है और ना ही स्केलर में रखा गया है। इसे हम टेंसर बोलते हैं। वो अलग बात है कि हम इसको स्केलर बोल करके काम चलाते रहते हैं अपना, बट अगर वास्तविकता की बात करनी हो तो इसे स्केलर भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये स्केलर भी नहीं है, ये जो है टेंसर क्वांटिटी है, राइट। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। नाम से ही क्लियर है, दाब, प्रेशर, एक ऐसी चीज जो प्रेस हो रही हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर। तो प्रेस कब होगी? जब कोई फोर्स वगैरह होगा। तो बेसिकली बल की वजह से जो है
ये प्रेशर को डिफाइन किया जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में न जा करके इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। तो दिस इज द एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। बेसिकली फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये फोर्स के लंबवत घटक का मैग्नीट्यूड है और ये एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। तो ये इसकी परिभाषा है, P बराबर एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो यहां से जो है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एफ परपेंडिकुलर का मॉड क्या है वो लिख दे रहा हूं। इट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू सरफेस एरिया। ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहां पर एक छोटा सा सरफेस हमने ले लिया ds, ये ds है। अब ds को हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर मान लिया कि डायरेक्शन है, तो ये यहां दिखा दे रहे हैं, ये वेक्टर ds है। दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, इसे हम एरिया वेक्टर बोलते हैं, जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, प्लेन ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का जो भी प्लेन होगा, अगर कोई भी सरफेस है तो पक्का उसका एक प्लेन होगा और उसी प्लेन का लंबवत लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो उसी परपेंडिकुलर लाइन के ही तरफ जो है हम एरिया वेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि एरिया वेक्टर की दिशा क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि एरिया वेक्टर, एरिया एक सदिश राशि है, तो इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा जो है सतह के लंबवत होती है। तो ये जो लाइन मैंने खींची है हमारे इस ds वाले छोटा सा ds का एरिया है और उसी के सतह के लंबवत है ये। ठीक है ना। तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है। अब अगर हम यहीं पर कोई एक फोर्स ऐसे लगा दें, ऐसे एक फोर्स हमने लगा दिया F का, तो बस अब आप इसी फोर्स का वो घटक लो जो इस सतह के लंबवत हो, यानी कि एरिया वेक्टर की दिशा में हो। तो इसका एक कंपोनेंट मिलेगा। अगर मान लें ये एंगल थीटा है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसी को हम एफ परपेंडिकुलर बोलेंगे, जिसका मान होगा एफ कॉस थीटा। ये एफ कॉस थीटा हमारे इस फोर्स का इस सतह के लंबवत घटक है। तो एफ कॉस थीटा, जिसे हम एफ परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं सतह के लंबवत घटक, सतह के लंबवत घटक का मान है ये। और सूत्र जो है वो यही है। तो अब अगर इस जगह पर हमसे पूछा जाए कि बताओ कितना प्रेशर है P, ठीक, दबाव कितना है, तो यहां पर जो दबाव होगा या दाब होगा, दैट दाब या प्रेशर इज इक्वल टू बाय दिस डेफिनेशन। तो इस जगह पर जो भी एरिया है उस एरिया से डिवाइड करना है कौन से फोर्स में, जो फोर्स हमने लगाया है उसमें, कि उस फोर्स के लंबवत घटक में। तो यहां पर लिखा है ना या परपेंडिकुलर, तो इस फोर्स के लंबवत घटक में आप इस एरिया से डिवाइड करेंगे। तो फोर्स का लंबवत घटक है एफ कॉस थीटा। एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया वेक्टर का फार्मूला होता है। तो आप जो है इनके मैग्नीट्यूड को लीजिएगा, तो एफ परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड एफ कॉस थीटा आया और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ds माना गया है, तो ds से डिवाइड कर देंगे। ये इस जगह का क्या हो गया, दाब हो गया। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ना तो वेक्टर है और ना ही स्केलर है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। और इसकी जो यूनिट होगी SI यूनिट, तो यहीं से आपको दिख रहा है फोर्स और नीचे क्या है, एरिया। तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन,
और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड 1 पास्कल। ये एसआई यूनिट है, यहां पर हाईलाइट कर लीजिएगा। तो दिस इज एसआई यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द पास्कल। पास्कल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं को सम्मान देने के लिए हमने एसआई सिस्टम में दाब का मात्रक लिख लिया है, ठीक है। ये तो हमने परिभाषा बताई दाब की। अक्सर लोग दाब की परिभाषा में जो है गलती करते हैं, आप मत करिएगा। किताबों में भी जो है लिखा रहता है प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स में एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो वो प्रेशर कहलाता है। ये परिभाषा गलत है। दाब की जो सही सही परिभाषा है वो ये है कि फोर्स अपॉन एरिया नहीं, बल्कि फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लंबवत घटक, एरिया के सतह के जो लंबवत घटक होगा उस वाले घटक में एरिया से डिवाइड करेंगे तब आपको प्रेशर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब लिक्विड के अंदर जो है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, अब इसी डेफिनेशन की हेल्प से जो है हम लोग लिक्विड के अंदर जो है प्रेशर वगैरह निकालना सीखेंगे। इस टॉपिक का मेन काम वही है, जिसमें हमें किसी लिक्विड के अंदर जो है दाब कितना होगा, उसकी वजह से और क्या क्या चीजें जो है हो सकती हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी बातें जो है हो गई हैं, यहां से सवाल आते हैं, इसीलिए मैंने इस पर इतना समय दिया है ना। पूरा का पूरा एक लेक्चर जो है मैंने इसमें आपका लगा दिया है। तो इसीलिए लगाया है क्योंकि कई बार जो है सवाल यहां से थ्योरेटिकली निकल करके सामने आए हैं। तो इसे पढ़िएगा और ये बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल सेक्शन के जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, जहां पर लिक्विड के अंदर प्रेशर का कैलकुलेशन करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।